यस तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि एक बार फिर आप सभी के सामने आया हूं, स्वागत करता हूं आशीष वर्मा मैं आप सभी का द लाइन कंसेप्ट में। और आज आप सभी के लिए एक नई प्लेलिस्ट लेकर आप सभी के सामने आया हूं। बात करेंगे आज हम स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी के बारे में। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हमने कवर नहीं की थी, तो आज उसका लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ही सिंपल वे में यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात ये एवरीवन कि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, एक्चुअली ये जो लेक्चर आपका होने वाला है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है मेरी बातें। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, आई नो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो चैप्टर है ये बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? उसका एक ही रीज़न है कि जब टीचर समझाता है तो बच्चा सोचता है कि मुझे सब कुछ आ गया, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन करने बैठता है तो उससे एक क्वेश्चन भी नहीं होता और वहीं पर उसका मनोबल गिर जाता है और डिमोरलाइज होकर के क्वेश्चन को नहीं करता। लेकिन ये सबसे बड़ी फॉल्ट होती है स्टूडेंट्स की इस चैप्टर के अंदर। अगर आप इस चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चंस खुद से कर गए तो आपको प्रोबेबिलिटी इजी लगने लगेगी, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस वाले चैप्टर के अंदर क्या है भैया ऐसा जिससे ये हार्ड लगती है? क्योंकि इसमें 70% माइंड वर्क है और 30% आपका रिटर्न वर्क है। दिस इज द माइंड वर्क MW एंड दिस इज राइटिंग वर्क WW। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 70% माइंड वर्क है और 30% आपका रिटर्न वर्क है, तब जाकर के आपका एक क्वेश्चन इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर बनेगा। तो करना क्या है सर? बेटा करना ये है कि जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, पहली बात तो उसको रिपीट करिए आप घर पे। जो भी थ्योरी लिखवाऊंगा थ्योरी को ढंग से समझिए। क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसको रिपीट करिए। और जो आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस को, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर आप कर लेंगे, और वैसा मैं आपके साथ हूँ ही कराने के लिए, तो अगर आप कर लेंगे तब जाकर के ही आपका दिमाग चलेगा। लेकिन अनसॉल्व्ड करने से पहले सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे एवरीवन। तो समझ गए? ये इतना सा इंट्रोडक्शन हमारा था प्रोबेबिलिटी के बारे में। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो एक इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो एवरीवन, हम लोग यहाँ पर क्लास 12th NCERT को फॉलो करेंगे। कोई एक्सटर्नल बुक में यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। NCERT की प्रोबेबिलिटी इज मच बेटर, बहुत अच्छी है। कोई और बुक मुझे यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। NCERT पूरी तरह से कवर करवा दूंगा, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सिंपल वे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। और इसके बाद में जिन बच्चों को कोई भी रेफरेंस उठानी है तो वो रेफरेंस भी उठाएंगे तो उनको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पलर इसके बाद में अगर आप उठाएंगे, एग्जाम्पलर हो गया, रेफरेंस हो गई, तो फिर ये चीज़ें भी आपके क्या है कि समझ में आने लगेगी। लेकिन पहले मेरा जो मोटिव है वो ये रहेगा कि मैं आपको NCERT ढंग से कवर करवा दूं। तो जो भी NCERT के अंदर आपके टॉपिक्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एवरीवन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। देखिए एवरीवन, पहले हम लोग एक डेफिनेशन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि डेफिनेशन क्या दी थी साइंटिस्ट ने, और फिर मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए सामने एक साइंटिस्ट थे CS पियर, ओके। इन्होंने क्या बताया था सर कि द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज सिंपली द साइंस ऑफ लॉजिक क्वांटिटेटिवली ट्रीटेड। कि लॉजिक, जो लॉजिक होता है उसको पकड़ने की जो क्वांटिटेटिवली जो मेथड होता है, उस मेथड को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब सर ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ दी, हमें समझ नहीं आया कि ये रियल में क्या होता है। हमें ये समझ नहीं आया कि रियल में क्या होता है। तो देखिए, डेफिनेशन से समझ में आ जाता तो फिर इतना बड़ा चैप्टर थोड़ी ना बनता। अब समझिए बात को। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको इस डेफिनेशन को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। इस पूरी की पूरी डेफिनेशन का सिंपली एक मीन है चांस ऑफ अकरिंग, कुछ भी होने की चांस,
कुछ भी होने का चांस, अकरिंग इवेंट, इवेंट मतलब कोई घटना, इवेंट मतलब कोई घटना, अकरिंग यानी होना, किसी भी घटना का होने का क्या क्या चांस है, इस चांस को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं सर, इस चांस को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब बोलेंगे बच्चे सर हमें अभी भी नहीं आया समझ में, इससे अगली एक ही लाइन लिखूंगा और आपके समझ में आ जाएगी सर। देखिए सामने एक ही लाइन बस, मैंने आपसे बोला सिक्के को उछालो, थ्रो द कॉइन, सिक्के को उछालो। जैसे ही आपने सिक्के को उछाला तो आपने क्या किया, आपने इवेंट किया, आपने घटना करी। तो जैसे ही मैंने घटना करी मेरे पास में दो रिजल्ट निकल कर आए, एक तो आया मेरे पास में हेड और एक आया मेरे पास में टेल, दो रिजल्ट आए ना। तो यस, ये जो दोनों रिजल्ट आए हैं दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि क्या क्या इवेंट अकर हो सकते हैं। कितने चांस आए हैं, 2 चांस आए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सिंपल वे में चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में। अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करेंगे और प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आने लगेगी। हम करते क्या है कि हम बेसिक नहीं पढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस पे कूद जाते हैं। हमें बेसिक जितना अच्छा क्लियर होगा हमारे क्वेश्चंस उतने अच्छे बनेंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगली बात करता हूं आपसे। तो हमारे पास में 2 चांस आए, तो ये चांस है बस, ओके। अब मैंने आपसे बात करी सर आपके पास में एक डाइस है और आपने डाइस को थ्रो कर दिया, आपने डाइस को थ्रो कर दिया। डाइस को थ्रो करने के बाद में कितने रिजल्ट आएंगे? यस ऑब्वियसली, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 और 6 रिजल्ट्स आपके पास मिलेंगे। तो ये जो रिजल्ट आपके पास में आए हैं दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हैं बात को कि जो चांस आपके पास में आने वाले हैं वो चांस आपके क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी होंगे। सर अगर ये सारे के सारे चांस ही प्रोबेबिलिटी है तो फिर प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें हम क्या ये चांस ही पढ़ेंगे? जी हाँ, हम ये चांस ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में। अब आइए चांस समझ में आए कि क्या क्या पॉसिबल चांस हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आप इन सभी चांसेस के अंदर से किसी एक स्पेसिफिक चांस के बारे में बात करें तो वो प्रोबेबिलिटी है। समझिए मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आपने कोई इवेंट करवाया, आपने कोई इवेंट करवाया तो आपके पास में उस इवेंट के होने या फिर नहीं होने या फिर अलग अलग तरीकों से होने के चांसेस सामने आएंगे। जैसे कि मैंने एक सिक्का थ्रो किया आपके सामने, कर दिया। अब जैसे ही मैंने सिक्का थ्रो किया मेरे पास में 2 चांसेस आ सकते हैं, आए नहीं है, आ सकते हैं। तो ये जो आ सकते हैं ये हो जाएंगे हमारे टोटल चांस। कौन से हो जाएंगे? टोटल चांस। और इनके अंदर से अगर मैं किसी एक के बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाहूं तो मैं प्रोबेबिलिटी की स्टडी करूंगा। जैसे कि मैंने बोला, अब थोड़ा सा 11th क्लास या फिर 10th क्लास का यूज होगा। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या पढ़ते थे हम लोग 10th 11th में? पॉसिबल आउटकम कितने हैं पॉसिबल? हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे 1, हेड कितने? 1, टोटल आउटकम कितने? 2। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। किसी पर्टिकुलर चांस के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो दिस इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर चांस इन द प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हैं बात को? अब दूसरी बात करते हैं कि हमने थ्रो किया डाइस को, और डाइस को थ्रो करने के बाद में मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन कर लिए। यहां पर ये देखिए, यहां पर 2-3 क्वेश्चन कर लिए मैंने आपसे कि डाइस को थ्रो किया, कितने रिजल्ट आए सर? डाइस को थ्रो करने पर मेरे पास में टोटल रिजल्ट आए 6। मैंने कहा कि इन चांसेस के अंदर से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है? अब देखिए इवन नंबर हम देखेंगे कि इवन नंबर कौन कौन से हैं। 2 है, 4 है और 6 है। अच्छा इवन तो पता है ना, जिसमें 2 का डिवाइड हो जाता है। तो
2 4 एंड 6, कौन कौन से हो गए 2, 4, 6, कितने हैं ये 3 हैं, तो यहाँ आएगा 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने 6, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 1/2। नेक्स्ट मैंने आपसे बात करी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 कितने नंबर हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 4, तो 4 से लेस नंबर कितने हो सकते हैं, दिस इज 1 2 3, 3 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3, 3 नंबर हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पॉसिबल आउटकम जो मेरे पास में आए हैं 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, व्हाट इज द टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम इज 6, ओके, दिस इज 1/2, समझ में आ रही है आपको मेरी बात। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का अध्ययन करते हैं, ये जो बेसिक आपको बताया है दिस इज फॉर ओनली 11th क्लास स्टूडेंट्स की, ये इतना जो मैटर आपने सीखा है ये आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, एंड 10th क्लास में जब से आपने प्रोबेबिलिटी में कदम रखा था ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बिल्कुल बेसिक है, अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी 12th क्लास का नहीं जोड़ा है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए ताकि आपको चीज़ें पता रहे। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए तो ये अब तक आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा, अब हम लोग आ रहे हैं क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का अगर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, वैसे 95% बच्चे ये चीज़ जानने चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इसको हम लोग डिनोट करते हैं PE से, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं PE से, जहां पर P हमारा डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, एंड E हमारा डिनोट करता है इवेंट को, इवेंट मतलब जो घटना होने जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स, CO आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, समझ रहे हैं बात को। ये फॉर्मूला हर बच्चे की जबान पे होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के नाम आते ही, ठीक है। जैसा कि अभी हमने सीखा था कि जब हमने डाइस को यहाँ पर फेंका, तो हमारे पास में 6 रिजल्ट आए थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हमने पहले क्या लिया, इवन नंबर लिया ना, 1, देखिए 2 है, 4 है और 6 है, ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर कितने भैया, 3, देखिए ना 1 2 और 3, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल चांस कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1/2, क्लियर है, ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए। तो वो हम इसी फॉर्मूले से लिख रहे थे एवरीवन, किसी बच्चे को अगर पहले समझ में नहीं आ रहा था तो वो समझिए कि इस फॉर्मूले से हम लिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इतना सा मानकर चल रहा हूँ कि आपको 10th और 11th के अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, क्योंकि ये चैप्टर तभी आएगा जब आपके दिमाग में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी चलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत चलना जरूरी है सर, तब जाकर के ही इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को ढंग से समझ पाओगे, ठीक है एवरीवन। तो ये बात मैंने यहाँ पर कर ली। आइए क्लास 12th का पहला जो टॉपिक मेरा स्टार्ट करने जा रहा हूं, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको देखो समझेंगे, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सह प्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, समझते हैं। देखिए मेरी बात को बड़े ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एवरीवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। अब तक 11th क्लास के अंदर हमने जो भी प्रोबेबिलिटीज की स्टडी करी कि हमने यहां से इवन नंबर निकाला, जितने थे नीचे की तरफ हमने टोटल रख दिया, लेकिन सह प्रतिबंध का मतलब समझिए आप, व्हाट इज द सह प्रतिबंध। कंडीशनल कि जब आप कोई इवेंट अकर करा रहे हैं, जब आप कोई इवेंट अकर करा रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई कंडीशन काम करेगी, उस पर कोई ना कोई कंडीशन काम करेगी
और वो कंडीशन कौन सी होगी, वो कंडीशन भी उसी इवेंट को इफेक्ट करने वाली कोई दूसरी कंडीशन होगी। सर क्या बोल गए, समझ ही नहीं आया। समझ में आएगा, देखिए मेरी बात समझिए ध्यान से, कि मेरे पास में एक बॉल है, कटोरा है मेरे पास में, और इसके अंदर कुछ रेड बॉल्स हैं, दिस इज रेड बॉल्स, कुछ इसमें ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स, इसमें कुछ आपकी वाइट बॉल्स हैं, समझ रहे हैं, और कुछ इसके अंदर आपकी ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स एवरीवन मेरे पास में कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास में टोटल बॉल्स है ना। अब इसके अंदर से एवरीवन मुझे निकालना है ब्लैक बॉल। कौन सा निकालना है, ब्लैक बॉल, और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। तो कैसे निकालूंगा समझिए, कितनी है ब्लैक बॉल, 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम 1 2 3 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने 9, तो मेरा आंसर कितना आया, दिस इज कॉल्ड 1/3। समझ में आया, कैंसिल होने के बाद में 1/3 आ गया। अब जैसे ही मैंने एक बॉल निकाल ली, दिस इज द ब्लैक बॉल, तो यहां से ये ब्लैक बॉल गायब हो जाएगी क्या, यहां से ब्लैक बॉल गायब हो गई। तो हमारे पास में अब हमारे पास में टोटल कितनी हो गई, टोटल हमारे पास में 8 बच गई। और अब किसी ने मुझे बोला, एक्चुअली ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल, तो PE ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब जब निकाल ली तो एक बाहर हो गई, जैसे ही एक बाहर हुई मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 हो गई। अब मेरे को कहा गया कि अब आप निकालिए यहां पर रेड बॉल, तो मैंने निकाला P ऑफ R, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए रेड कितनी, 1 2 2, अब टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास में 8 रह गई। तो भैया पहले कितनी थी, पहले थी मेरे पास में 9, जैसे ही मैंने निकाल ली मेरे पास में रह गई 8। समझ रहे हैं बात को, मेरे पास में रह गई 8। तो ये जो दूसरा वाला मैंने इवेंट किया, जब मैंने रेड बॉल निकाली, वो रेड बॉल पे पूरी तरह से इफेक्ट हो रहा है फर्स्ट वाली कंडीशन का। देखिए आप, जब फर्स्ट वाली ब्लैक बॉल निकली तभी तो एक कम हो गई, और इस पे इफेक्ट पड़ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, और जैसे ही ये निकली इस पर इफेक्ट पड़ गया, अगर ये नहीं निकलती तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दूसरा वाला जो मेरा इफेक्ट है, मेरा दूसरा वाला जो इवेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया फर्स्ट वाले का। इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता। बोलो बच्चों, समझ में आया। ये चीज है कि जब आप कोई इवेंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू पर फर्क पड़ रहा है उससे पहले वाली प्रोबेबिलिटी का। पहले वाली मैंने निकाली तो पहले तो टोटल बॉल 9 थी, लेकिन अब 8 ही रह गई, तो उसके ऊपर फर्क पड़ गया क्योंकि एक गायब हो गई ना। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, देखिए यहां पर मैंने निकाला सपोज इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला, तो 1 2 और 3/6, तो यहां पर वैल्यू आ गया 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने फिर दूसरा इवेंट करना चाहा, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए, तो भी वही आई। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड निकालना चाहता हूं, तो अब ऑड के लिए नंबर लेने पड़ेंगे 1 3 5, 1 3 5, तो ऊपर भी 3 और नीचे की तरफ 6 टोटल, तो यहां पर भी आया 1/2। देखिए यहां पर भी 6 था नीचे की तरफ, यहां पर भी 6 है नीचे की तरफ, तो यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ा, सर। नीचे की जो टोटल नंबर्स थे वो टोटल नंबर चेंज नहीं हुए, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी का, एक इवेंट के अकर होने का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो दिस इज नॉट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। इसके बारे में ही पढ़ेंगे आराम से, बट आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए कि किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि P एक नंबर ले रहा हूं जो 5 से छोटा है,
एक नंबर ले रहा हूं जो 5 से छोटा है, 5 से छोटे नंबर 1 2 3 4, 4 नंबर, टोटल कितने 6, तो यहां पर क्या आएगा 2/3। लेकिन इसकी तरफ नजर डालिए, यहां पर भी देखिए टोटल नंबर 6 है, टोटल नंबर पे फर्क नहीं पड़ा, टोटल आउटकम से फर्क नहीं पड़ा, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी का दूसरी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नहीं आती है, और कंडीशनल जो होती है उस पर दूसरे इवेंट पर फर्स्ट वाले का फर्क पड़ जाता है। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या आप इसका बेसिक समझ पाए एवरीवन? बेसिक बिल्कुल। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, यहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। चलिए देखिए एवरीवन, ये हमारी डेफिनेशन है। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है तो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए उसको। इफ वी हैव टू इवेंट्स फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस। अच्छा सर, सैंपल स्पेस क्या होता है? बेटा जी, जब आप कोई इवेंट करते हो तो आपके पास में जो टोटल चांस आते हैं, दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने डाइस फेंका तो ये मेरे पास में टोटल चांसेस आ गए 1 से लेकर के 6 तक, दिस इज माय सैंपल स्पेस, SS। समझ गए? आराम से बताऊंगा बाद में भी। तो इफ वी हैव टू इवेंट्स फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस, ये हमारे पास में 2 इवेंट है और सेम सैंपल स्पेस से है, ठीक है, ये हमारे पास में 2 इवेंट है और सेम सैंपल स्पेस के अंदर से है। देन द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इवेंट, किसी भी एक इवेंट की जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, अफेक्ट्स द अदर, दूसरे को अफेक्ट कर दे, देन दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए इसको नोट करिए पूरे को, अच्छा है, बेसिक है पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ही आगे की तरफ। देखिए कंडीशनल, अगर आपके पास में 2 इवेंट्स हैं, इफ वी हैव 2 इवेंट्स, अगर आपके पास में कितने इवेंट्स हैं सर? आपके पास में अगर 2 इवेंट्स हैं, कौन कौन से इवेंट है? एक तो आपके पास में E है और एक आपके पास में F है। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 टाइप से लिख सकते हैं। लिखने का रिप्रेजेंटेशन देखिए, पहला तो आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी E/F, और दूसरा आप लिख सकते हैं PF/E। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा PEF, या फिर P, यहां पर और लिख देते हैं, दिस इज और FE, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, दोनों का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ F इज अकर्ड, कि E की प्रोबेबिलिटी अगर F हो चुका है, F अकर हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? लिखेंगे कैसे, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट इफ F इवेंट हैज अकर्ड, कि F आपका हो चुका है। अब जब F हो चुका है तो E पे इफेक्ट कर रहा होगा, और E पे इफेक्ट कर रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया PE/F। बात समझ में आई क्या बच्चों? आ गई भैया, आगे चल करते हैं। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F, जो ऊपर लिखा हुआ है ना न्यूमरेटर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F, नीचे की तरफ क्या है E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इफ E इज अकर्ड, ठीक है। ऑफ F इवेंट इफ E इवेंट हैज अकर्ड। राइटिंग समझ में ना आए ना तो बस थोड़ा सा आप सुन लेना, मुझे सुन के लिख लेना, ठीक है, सुधार रहा हूं धीरे धीरे। तो देखिए, है ना, तो अगर आपको PE/F निकालने के लिए बोल दे तो PE/F का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इंटरसेक्शन F अपॉन में आएगा P, यहाँ नीचे क्या है F, तो यहाँ आएगा PF। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
ये किसका फॉर्मूला है? जब आपकी प्रोबेबिलिटी ई निकाल रहे हैं और एफ अकर्ड हो चुका है तो फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई के बारे में ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ आएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे की तरफ ई है तो यहाँ आ जाएगा पी ई। बोलिए समझ में आई मेरी बात? ठीक है भैया, आ गई समझ में। एक बात और बताना चाहेंगे कि जब आपने सेट पढ़ा होगा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर तो इतना सा तो हमने सीखा होगा वहां पर बच्चों कि f अपॉन ई हो जाए चाहे e अपॉन एफ हो जाए, बात तो बराबर ही है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ई। भाई समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो हम दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं, कि ऊपर का तो दोनों में देखो सेम है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। बस ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और इधर की तरफ क्या है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का जो नीचे की तरफ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में पी ई, तो नीचे की तरफ पी ई आएगा। दोनों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए भैया, दोनों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए ढंग से। यहां तक कोई डाउट बताइए? ठीक है, और ये हमारी हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के दोनों फॉर्मूले। अब इसका भी मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या है। पी ई अपॉन एफ का तो मैंने लिखवा दिया। सर पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? सर पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? तो देखिए लिखिए यहां पर कि ई एंड एफ। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि इंटरसेक्शन का मतलब तो होता है एंड और यूनियन का मतलब होता है और। हिंदी में कहेंगे एंड मतलब और इंग्लिश के और का मतलब है या। समझ रहे हैं? तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये तो आप अलग से लिख लेना, मैं आपको इसका मतलब लिखवा रहा हूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, भैया ई एंड एफ दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों के अकर होने की, एक की नहीं, दूसरे की नहीं, दोनों की, ई और एफ दोनों की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बोथ ई एंड एफ। आया कुछ समझ में सर? तो ये है। और पी एफ तो आपको पता ही है सर, पी एफ तो आपको पता ही है। पी एफ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट एफ। समझ में आई है यहां तक बात? इसी तरह से आप यहां पर भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी और ई एंड एफ, तो इसका क्या मतलब है सर? इसका सीधा सा मतलब यही है जो लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग बोथ ई एंड एफ। और यहां पर ई का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई। बोलिए समझ में आई बात? ठीक है, तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। अब यहां पर हमारी थ्योरी खत्म होती है। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। अब हम लोग की क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, आइए इसको फटाफट से नोट करिए। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, पूरे के पूरे को रिवाइज कीजिए फटाफट से। और अब हम लोग लेने जा रहे हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एवरीवन फटाफट से इसको नोट करिए। NCERT एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम लोग। जैसा कि हमने कहा कि हम एग्जाम्पल लेंगे NCERT के और प्रेफरेंस मान करके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन हमने लिया है एवरीवन, और ये क्वेश्चन पढ़ते ही, अच्छी बात बताऊं क्या है कि ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं उनके पास में। What is the probability that both children are boys? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों जो बच्चे हैं वो क्या है? बॉयज है। दोनों बच्चे क्या है? बॉयज है। गिवन दैट का मतलब समझिए। गिवन दैट का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी हो चुकी है उसको हमेशा गिवन दैट से दिखाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर, है ना। और ये गिवन दैट के बाद जो इवेंट दिखा हुआ होगा ना, वो वाला इवेंट वो इवेंट होगा जो फर्स्ट वाले को अफेक्ट कर रहा होगा। ये बात ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये गिवन है, ये हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि उन दोनों के अंदर से एक बच्चा क्या होगा?
बॉय होगा। अब समझिए बात को, मैं क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा उल्टा सोचने की कोशिश करता हूं, अगर आप भी सोच पाएंगे तो मजा आ जाएगा। अब कैसे, उस बात को समझिए कैसे। जो चीज मुझे निकालनी होती है ना, उसको मैं पहले ही रफ में नोट कर लेता हूं। जैसे देखिए कैसे, मुझसे बोल रहा है भाई, इवेंट तो मेरे पास में दो है, ये तो समझ में आ गई बात कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज पहला इवेंट है, और दूसरा इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि उनमें से एक बच्चा बॉय होना चाहिए। तो इवेंट तो दो हो गए, एक को ई मान सकता हूं, एक को एफ मान सकता हूं। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे भैया ई अपॉन एफ निकालना है कि ई क्या है कि बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। ई क्या है, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज। गिवन दैट ये हो चुका है कि एफ क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि ये जो नीचे वाला है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात भी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जैसे ही हमें दो इवेंट मिल गए, हमें सबसे पहले दो इवेंट बनाना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। इवेंट ई बनाया हमने, क्या बनाया देखिए, नहीं इवेंट ई नहीं बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस, सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे। और सैंपल स्पेस वो होता है जो उस इवेंट के सारे चांसेस को अपने अंदर बताता है। जैसे कि मेरे पास में कितने बच्चे हैं, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, मेरे पास में 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, या तो दोनों ही बॉय हो, कोमा एक बॉय हो एक गर्ल हो, स्टार्टिंग वाली बड़ी गर्ल हो, या फिर बाद में बॉय हो, या फिर हो सकता है कि भैया दोनों ही क्या हो, गर्ल हो। तो इवेंट के जो सारे चांसेस होंगे, उनका जो सेट होगा, उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे। यहां पर समझ में आई मेरी बात आपके? ठीक है, इसके बाद में हम लोग लेंगे इवेंट ई। क्या होगा इवेंट ई, इस चीज को समझिए। व्हाट इज द इवेंट ई, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय, both B-O-T-H both the children are boy, दोनों के दोनों बच्चे क्या है, बॉय हैं। तो PE निकाल लो, यहां से निकाल लो भैया PE, कि दोनों बच्चे ही बॉय हैं। देखिए कितने हैं, ऐसे कितने चांस, 1 2 3 4 में से टोटल 4 है। 4 में से ऐसे कितने चांसेस है जिसमें दोनों ही बच्चे बॉय हैं, एक ही तो है सिर्फ जिसमें दोनों ही बच्चे बॉय हैं। तो यस, तो इसकी पीई क्या आ जाएगी, 1/4। समझ में आई बच्चों बात यहाँ तक? ठीक है, एफ की बात करते हैं। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि उन दोनों के अंदर से एक बच्चा बॉय होगा, कम से कम एक बच्चा बॉय। अच्छा, इस पे पहुंचने से पहले एक बात बताऊंगा आपको, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, कि जब आप ई इवेंट ले रहे हो ना, तो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो ऐसे कौन से चांस है, सिर्फ एक। तो इसको भी ब्रैकेट में लिख लो आप, बी कोमा बी। इससे आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा एवरीवन, इससे आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा। ठीक है, एफ इवेंट क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि उनके अंदर से कम एक बच्चा होना चाहिए। अब कम से कम एक का बच्चों मतलब समझो क्या होता है, कि एक, कम से कम एक, कि कम से कम एक, इसको बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप में से कोई बच्चा कम से कम 2 बर्फी खा सकता है, इसका क्या मतलब है, मुंह में पानी आ गया है ना बच्चों के? ठीक है, चलो अभी पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, मुंह में पानी बाद में लाना। ठीक है, कि आप में से एक बच्चा 2 बर्फी खा सकता है कम से कम। तो कम से कम 2 बर्फी खाने का क्या मतलब है, कि वो भैया 2 बर्फी तो खा सकता ही है, वो 3 भी खा सकता है, 4 भी खा सकता है, 5 भी खा सकता है, कम से कम 2 तो खा ही सकता है वो। ये बात आपके समझ में आ रही है क्या? और अगर मैं आपको बोलूं कि एक लड़का ज्यादा से ज्यादा 5 गुलाब जामुन खा सकता है, अब 5 गुलाब जामुन का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि वो 5 तक ही खा सकता है, 5 से आगे उसकी कैपेसिटी है ही नहीं है। तो 5 से नीचे जितने भी है उतने खा सकता है वो। 4 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है, 2 भी खा सकता है, 1 भी खा सकता है, और हो सकता है कुछ खाए ही नहीं। ठीक है, तो 5 से आगे जाना ही नहीं है।
तो समझ में आया कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की बात क्या है कि कम से कम की बात अगर मैं करूं आपसे तो कम से कम वाला तो लेंगे ही, आगे के भी ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा का तो लेंगे ही, नीचे के भी ले सकते हैं। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। अगर बात समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को देखिए, एट लीस्ट कम से कम एक लड़का कि उन सब में से कम एक लड़का होने वाले चांसेस कौन कौन से हैं। तो देखो भैया, इसमें भी एक है, कम से कम एक तो है ही, इसमें भी एक है ना, एक वाला तो लेना ही लेना है, कम से कम एक का मतलब एक वाला तो लेना ही लेना है, एक से ज्यादा वाला भी ले सकते हो। तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें दोनों ही बच्चे हैं, तो इसका मतलब मैं 3 ऑप्शन ले सकता हूं। ठीक है, तो इसमें मैं कौन कौन से ऑप्शन ले सकता हूं, एक तो मैं ले सकता हूं BG, एक ले सकता हूं मैं GB, और एक ले सकता हूं एवरीवन में BB। बोलो आपकी बात समझ में आई क्या? इस तरह से। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड PF एंड 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 4। यहां तक बच्चों को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। अब हमारे पास में बात आती है E इंटरसेक्शन F की। सर E इंटरसेक्शन F क्यों निकाल रहे हैं? अरे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उसके अंदर E इंटरसेक्शन F निकाला था। E इंटरसेक्शन F वो इवेंट है जो दोनों में कॉमन होगा, E में भी होगा और F में भी होगा। देखिए कैसे, कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं E इंटरसेक्शन F के लिए। तो E इंटरसेक्शन के लिए कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या क्या मतलब है, इवेंट ऑफ अकरिंग बोथ E एंड F, बोथ E एंड F, E और F दोनों के अकर होने के इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। आइए, ये तो मेरे पास में E रहा, ये मेरे पास में F रहा, दोनों में कॉमन देखिए आप, दोनों में कॉमन देखिए, इसमें भी BB है, इसमें भी BB है। ये रहा देखो BB, दिख गया ना आपको, यहां से ये हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू ही। ठीक है, तो यहां पर भी BB है और यहां पर भी BB है। ठीक है, तो दोनों के अंदर कॉमन देखो, इसका मतलब होता है कॉमन, याद रख लीजिए, इसका मतलब होता है कॉमन। तो दोनों में कॉमन आया BB, तो यहां लिखिए B कोमा नहीं BB, तो क्या आया BB। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं इसकी PE इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो कितना इवेंट, 1 इवेंट ओनली, और टोटल कितना, टोटल हमेशा से 4 ही है मेरे पास में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास में आ गई। अब क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको एक बात बोली थी कि मुझे निकालना है PE/F, मुझे क्या निकालना है PE/F। आइए पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे कि E के होने की प्रोबेबिलिटी अगर F उसको अफेक्ट कर रहा है या फिर F हो चुका है। कहने का मतलब है कि E ऊपर वाले को नीचे वाला अफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो PE/F, और यही हमसे पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, कि दोनों के दोनों बच्चे बॉयज होने चाहिए। देखिए ई का मतलब क्या है कि दोनों बच्चे बॉय होने चाहिए, गिवन दैट, ये दिया हुआ है नीचे वाला इवेंट कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कि नीचे वाला एटलीस्ट उनमें से कम एक बच्चा बॉय होना चाहिए। तो E/F इसको लिख सकता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, PE इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F, ये मेरा इसका फॉर्मूला होगा। यहां से मैंने लाइन खींची यहां पर, और PE/F इज इक्वल टू, वैल्यूज रखना स्टार्ट करी मैंने एवरीवन। PE/F, E इंटरसेक्शन F का वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस इज द 1/4 और डिवाइडेड बाय PF का वैल्यू कितना है 3/4। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास में आंसर निकल कर आया 1/3। तो PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर एवरीवन। हालांकि इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे आपको वक्त लगा, लेकिन जब एक बार आप समझ लेंगे कंसेप्ट को, आप लैंग्वेज को समझना सीख जाएंगे, तो आपको इतना वक्त नहीं लगेगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको समझिए, ढंग से समझिए, तभी जाकर के आपसे वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे एवरीवन। समझ पा रहे हैं बात को। अब दूसरी बात यह है कि आपको लगेगा कि सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ही यूज आई। एक्चुअली PE इंटरसेक्शन F और PF की वैल्यू ही यूज आई है, PE की वैल्यू तो यूज ही नहीं आई। अरे भैया आ सकती थी,
अगर आपसे ये पी एफ अपॉन ई पूछ लेता तो आती नहीं क्या? तो आ सकती थी। तो उसकी अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो ये मत सोचना कि काम नहीं आएगी तो मैं निकालूं क्यों, निकालोगे तो आइडिया लगेगा आपको, आपका दिमाग चलेगा। चलिए फटाफट से नोट करिए इसको, हम लोग लेने जा रहे हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3 और बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है। इसके अंदर भी देखो थोड़ी बहुत हवा आपको लगेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% हवा लगेगी, क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन कर लिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए मेरी बात। 10 कार्ड्स ऑफ नंबर 1 to 10 कार्ड्स हैं हमारे पास में, 1 to 10 उस पर नंबर लिखे हुए हैं। प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में प्लेस्ड कर दिए गए हैं। मिक्स्ड अप थोरोली, ऐसा मिला दिया गया है बुरी तरह से, ठीक है। थोरोली का मतलब ईमानदारी से, ठीक है, मिला दिया। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन, और एक कार्ड अब उसमें से रैंडमली निकाला जाता है, बिना देखे रैंडमली निकाला जाता है। इट इज नॉन, अब देखो मैंने आपको बोला था कि इट इज नॉन, इट इज गिवन, ये वो वाला इवेंट होता है। इट इज नॉन, इसके बाद वाला जो इवेंट होता है ये वो इवेंट होता है जो आपके इवेंट को अफेक्ट करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके आगे जो लिखा हुआ है वो वाला इवेंट है जो आपके मेन इवेंट को अफेक्ट करेगा। यानी कि जैसे मेरे को अगर पी ई अपॉन एफ निकालना है ना एवरीवन, तो ये नीचे वाला इवेंट है, ये एफ वाला इवेंट है जो यहां लिखा हुआ है इट इज नोन के बाद वाला जो अब आ रहा है, दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, कि जो नंबर आप निकाल रहे हैं कार्ड पर वो 3 से मोर है। मिल गया सेकंड इवेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी बताइए दैट इट इज एन इवन नंबर। ये आपका फर्स्ट इवेंट आ गया, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला इवेंट आ गया जो लास्ट में लिखा हुआ है, और इट इज नॉन के बाद में जो इवेंट लिखा हुआ है वो आपका नीचे वाला इवेंट आ गया। समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद में सैंपल स्पेस बनाएंगे कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस। एस से डिनोट करेंगे, और एस इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है इवेंट। समझिए बात को, क्या क्या इवेंट हो सकता है। देखिए 1 to 10 कार्ड्स हैं, तो 10 कार्ड्स होंगे, 1 2 5 6 7 8 9 और ये 10 है। सैंपल स्पेस के अंदर आपके 10 कार्ड्स हैं, ठीक है। मैंने उनको ढंग से दिखा दिया, ओके। उसके बाद में मैंने ई इवेंट बनाया और मैंने एफ इवेंट बनाया। ई इवेंट क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज नोन के बाद में वो वाला इवेंट है जो नीचे आएगा, दैट मीन्स एफ वाला इवेंट है वो। तो द इवेंट ऑफ द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, द नंबर on the drawn card is more than 3, कि नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड, नंबर ड्रॉन कार्ड पे नंबर कितना है? 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो बताइए ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं 3 से ज्यादा वाले? 4 5 6 7 8 9 10। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। ये हो सकता है ना, इनको लिख लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? ये टोटल कितने हैं? टोटल है ये 10, तो 7 अपॉन 10 हमारी पी एफ आ जाएगी। तो पी ई क्या होगा? इवेंट। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, इवेंट ऑफ इवन नंबर, इवेंट ऑफ इवन नंबर। जो दूसरा इवेंट दिया हुआ है वो हमारा एक्चुअली फर्स्ट इवेंट है। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? देखिए एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है और एक 10 है। यहाँ ऊपर मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो 2 ले लो, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। समझ में आई बात? तो पी ई क्या लिख सकता हूँ? पी ई लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 10। समझ में आएगी बात? 5 डिवाइडेड बाय 10। अब इसके बाद में हम क्या काम करते हैं? इवेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इवेंट ऑफ ई एंड एफ अकरिंग
ई एंड एफ बोथ अकरिंग, दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो इवेंट देखिए आप, दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, ई में और एफ में कॉमन देखिए, 2 इसमें है नहीं है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है, 4 6 8 10, ये 4 इवेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 10। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। समझ में आई आपको मेरी बात? इस तरह से काम करेंगे। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर पी ई अपॉन एफ। पढ़िए क्वेश्चन को, इट इज नोन, हम जानते हैं ये, दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ये तो हमारे जानने वाला इवेंट है एफ। What is the probability that it is the even number? What is the probability that it is the even number? Even number की probability निकालनी है। If यह जानते हैं, it is known कि the number on the drawn card is more than 3। तो इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप जानते हैं P E अपॉन एफ को लिख सकते हैं P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F। इंटरसेक्शन F का वैल्यू आएगा 4 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय PF। PF कितना आएगा 7/10, 10 से 10 उड़ जाएगा और 4/7 आंसर आ जाएगा। तो क्या था, 70% तो बोल ही रहा हूँ, लिख रहा तो कितना कम हूँ, 70% तो दिमाग चला है, 70% तो दिमाग का काम है और उसके बाद में 30% का काम है लिखने का सिर्फ। इसलिए प्रोबेबिलिटी हार्ड लगती है। क्यों? क्योंकि 70% का काम तो क्या है भैया, दिमाग चलाना। चलिए नोट करिए इसको। अब इसका जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे इसके आगे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं अच्छे से कराऊंगा 2 से 3 लेक्चर के अंदर, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएं और क्वेश्चन किस तरह से घूम सकता है पूरे के पूरे चांसेस आपके सामने मैं डिस्कस कर दूं। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा और बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस के लिए। आप क्या करेंगे घर से, आप इसके जो एग्जाम्पल नंबर 4 के आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं आप वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 6 7 8 जो भी आप करेंगे वो आप कर सकते हैं और आप एक्सरसाइज के अंदर से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आपको समझ में आने लगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप पहचान सकें। ठीक है, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर टाइप कर दीजिए क्लास 12th NCERT बुक्स, तो आपको वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बुक्स मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए एवरीवन, क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर आप करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए ऑल द बेस्ट।